CH-249 उत्तरी देश में जाना। सौम्या के हाव भाव काफी स्पष्ट हो गए। वैसे मास्टर कृतिका का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? यह अच्छी तरह से साथ आ रहा है। आपकी आंखें अच्छी हैं। वह बहुत प्रतिभाशाली जादूगर है। मानव इससे सहमत थे। बाद में मानव ने सौम्या के साथ मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का नेतृत्व किया, और यह महसूस करने पर कि वह हमेशा की तरह 7 स्टार क्लब में वापस नहीं जा रहा था, सौम्या ने पूछा, क्या आपके पास मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में कुछ करना है? हाँ। क्या डियाब्लो आसपास है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह शायद अपने वर्कशॉप में है, चलो चेक करते हैं। इसके बाद मानव ने मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के ठिकाने के माध्यम से सौम्या का पीछा किया। मानव ने जो इकट्ठा किया था, उसमें मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में 20 से कम सदस्य थे। बेशक, इसमें निचले सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि उन सदस्यों की संख्या थी जिन्हें मुख्य ठिकाने में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए ठिकाना आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन अब थोड़ा शोर शराबा था। यह शायद इसलिए था क्योंकि उन्हें देवताओं के कार्यों के बारे में पता चल गया था। मानव ने सोचा कि मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप इस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। जल्द ही वे डियाब्लो की प्रयोगशाला में पहुंचे। ये एक अत्यंत उदास वातावरण से भरा स्थान था जो आगंतुकों को दूर भगाता हुआ प्रतीत होता था। सौम्या ने फिर सीधे वर्कशॉप का दरवाजा खोला और बिना खटखटाए अंदर चली गई। डियाब्लो, क्या तुम यहाँ हो? क्या चाहते हैं? थोड़ी देर बाद एक अनोखी और खौफनाक आवाज सुनाई दी। डियाब्लो, जो किसी प्रकार की औषधि बना रहा था, उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने अपनी उंगली की हड्डी को बोतल से टकराया, जिससे एक स्पष्ट ध्वनि पैदा हुई। मानव यहाँ आपको देखने के लिए है। फिर डियाब्लो ने बोतल नीचे रख दी और पलट गया। क्या है वह? ये लगभग 9 स्टार हैं। डियाब्लो की आंखें उन शब्दों पर झिलमिला उठीं। मानव ने इन धधकती आंखों में देखा, जो लोहे जैसी इच्छाशक्ति वाले पुरुषों को भी उखड़ जाती हैं, और जारी रखती हैं। इस तक पहुंचने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डियाब्लो की आंखों में दिलचस्पी तैर गई। यहां तक कि उनके कहने पर उनकी आवाज भी दिलचस्पी से भर गई। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि 9 स्टार कैसे बने। मैं उत्सुक हूं कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा, आपको 9 स्टार तक पहुंचने की जरूरत है, इससे पहले कि हम आपको 10 स्टार का जादूगर बनाने की कोशिश कर सकें। मानव को राहत मिली। डियाब्लो जबरदस्त शक्ति वाला एक निर्मल बाबा था, और विक्रम के विपरीत, मानव के लिए ये स्टोन मैजिक असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। यहां तक कि अगर उन्होंने उसी तरह से काम किया जैसा उन्होंने मरने से पहले किया था, और एक जीवित प्राणी के रूप में, उसने ऐसे प्राणियों के प्रति एक सहज विकर्षण महसूस किया। पूरी ईमानदारी से, यदि उनके पास परस्पर शत्रु के रूप में देवता नहीं होते, तो वे उस समय एक दूसरे से इतनी शांति से बात नहीं कर रहे होते। किंतु मेरी एक शर्त है। मानव को यह अजीब नहीं लगा। इसके बजाय उसने कुछ इस तरह की उम्मीद की थी। क्या है वह? उत्तर में उत्तरी देश के लिए मेरे पीछे आओ। उत्तरी देश? क्यों? कहने से पहले डियाब्लो एक पल के लिए चुप हो गया। क्योंकि मुझे श्रेया से मिलना है। मानव 3 दिन इत्मीनान से नहीं बिता सका। डियाब्लो को 9 स्टार तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन लगेगा, और उन्हें अंतिम दिन जाने के लिए तैयार रहना था। इसका मतलब था कि उनके पास श्रेया से मिलने और मनाने का एक दिन था। क्या आप जानते हैं कि श्रेया कहाँ है? डियाब्लो ने अपना सिर हिलाया, जिससे मानव ने गंभीर अभिव्यक्ति की। उत्तरी देश अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। इसके अलावा, कभी न खत्म होने वाले बर्फीले तूफान के माध्यम से कुछ भी देखना बहुत कठिन था। इस जगह पर बिना किसी सुराग के किसी को ढूंढना वैसा ही था, जैसे रेगिस्तान में सुई की तलाश करना। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि श्रेया ने पिछली बार तुम्हें लगभग मार डाला था। उसने अपने आप मेरी प्रयोगशाला में प्रवेश किया। मुझे नहीं पता कि वह कहां से आई थी। लेकिन क्या आपके पास कोई सुराग नहीं है? जब उन्होंने कहा कि एक दृढ़ स्वर में, मानव मदद नहीं कर सकता है लेकिन थोड़ा अविश्वासी अभिव्यक्ति के साथ पूछता है, क्या आप लंबे समय से उत्तरी देश में नहीं रह रहे हैं? डियाब्लो ने सूंघा। मैं फ्रोजन लैंड्स में चला गया क्योंकि प्रशिक्षण और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह सबसे अच्छा वातावरण है। क्योंकि यह ज्यादातर निर्जन था, शांत और शांत जैसी कोई जगह नहीं है। भूमिगत गुफा में मेरे प्रयोग, प्रशिक्षण और ध्यान करने के लिए यह एकदम सही जगह है। खैर, ये सच था कि एक मरे हुए को प्रशिक्षित करने के लिए एक अधिक उपयुक्त जगह खोजना उसके लिए लगभग असंभव था।
इस स्थान में अत्यधिक उच्च मान घनत्व था क्योंकि इसे नश्वर लोगों द्वारा मुश्किल से छुआ गया था और उसका शरीर अत्यधिक ठंड से प्रभावित नहीं होगा। जैसा कि डियाब्लो ने कहा, उसे किसी के परेशान होने की चिंता नहीं करनी होगी। और चूंकि उसके शरीर की कोई शारीरिक जरूरत नहीं थी, इसलिए वह बिना विचलित हुए अपने जादू को विकसित और चमका सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे मानव ने बखूबी समझा। उसने आह भरी। मुझे लगता है कि हमें एक गाइड की जरूरत है। मुझे भी लगता है कि एक होना बेहतर होगा। लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उत्तरी देश के भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ होगा? मानव ने सिर हिलाया। वह महक थी जो उत्तरी देश में पली बड़ी थी। वह उससे मदद मांग सकते थे। मानव के अनुरोध को सुनने के तुरंत बाद अमृता सहमत नहीं हुए। उसकी सामान्य रूप से शरारती अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। इस अभिव्यक्ति ने मानव को इस रानी के साथ उनकी पहली मुलाकात की याद दिला दी। मैं तुम्हें मजबूर करने का इरादा नहीं है। मानव के शब्दों में अमृता ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, यह ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे बचना चाहिए। मुझे इसे किसी दिन खत्म करना होगा। क्या उसे आघात हुआ था? ये स्वाभाविक था क्योंकि यही वह स्थान था जहां उसकी पूरी जमात का सर्वनाश किया गया था। अमृता ने फिर अपनी निगाहें डियाब्लो की ओर घुमाईं। लेकिन ये कौन है? मानव उसे पेश करने का एक उचित तरीका नहीं सोच सकता था, इसलिए उसने इसे मोटे तौर पर समझाया। वह मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का सदस्य है। अमृता को मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के अस्तित्व के बारे में पता था क्योंकि मानव ने पहले ही उसे एक सरल व्याख्या दे दी थी। बेशक, वह केवल संगठन का नाम और उनके लक्ष्य के बारे में कुछ जानती थी। हालांकि, अमृता अपनी आंखों में एक अजीब नजर से डियाब्लो को देखती रही। उद्धरण चिन्ह ... क्या वह उत्तरी देश से आर्क निर्मल बाबा है? आप उसके बारे में जानते हैं? अमृता की अभिव्यक्ति विस्मय में बदल गई। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा कहा जाता है कि वह उत्तरी देश के सबसे ठंडे हिस्सों में धुंध की तरह दिखाई देता है। जब मैं एक बच्चा था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि अगर मैं बर्फ के तूफान में भटकते हुए खो गया तो मुझे शातिर और क्रूर निर्मल बाबा द्वारा अगवा कर लिया जाएगा और उसके प्रयोगों के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक भूत की कहानी की तरह अधिक लग रहा था जो सिर्फ बच्चों को डराता था। इसके अलावा अपहरण। जब मानव ने डियाब्लो पर एक जिज्ञासु नजर डाली तो डियाब्लो को भी ये बेतुका लगा। मैं कभी भी इतना परेशानी भरा काम करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। मुझे भी ऐसे प्रयोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमृता जटिल लहजे में बोलती रही। यह एक किंवदंती है जो उत्तरी देश में रहने वाले जनजातियों के माध्यम से पारित हुई थी। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है जो हमें डराने के लिए बनाई गई है। मैंने कभी भी इसके सच होने की उम्मीद नहीं की थी। तभी डियाब्लो ने अंत में अमृता को देखने के लिए मुड़ा। कहने से पहले उसने एक क्षण के लिए उसका निरीक्षण किया। एक आइस गोब्लिन। मैंने सोचा कि देवताओं द्वारा उनका सफाया कर दिया गया था। वह एकमात्र उत्तरजीवी है। अच्छा, ऐसा है। डियाब्लो विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मूल रूप से उन्हें जादुई साइंस और देवताओं के अलावा किसी और चीज में बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी अमृता की सहायता प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन नहीं था। चूंकि बर्बाद करने का कोई समय नहीं था, मानव ने तुरंत छोड़ने का इरादा किया, लेकिन मीरा उस पल में चली गई। अंत में जिज्ञासु स्वर में बोलने से पहले उसने कुछ बार डियाब्लो और अमृता के बीच आगे पीछे देखा। ठीक है, यह एक दुर्लभ संयोजन है। आपकी मंजिल किधर है? उत्तरी देश। हम वहां एक देवता खोजने का इरादा रखते हैं। यह महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, मीरा के भाव थोड़े बदल गए। आप उन्हें खोजने के बाद क्या करने की योजना बना रहे हैं? अब जब उसने इसके बारे में सोचा, मानव वास्तव में नहीं जानता था कि उसके बाद क्या होगा। मानव ने डियाब्लो की ओर देखा, जिसने कहा, डेमीगॉड्स के लिए इस तरह के आवेगी और खुले तरीके से कार्य करने की कोई मिसाल नहीं रही है। ऐसा कुछ करने के लिए कोई कारण होना चाहिए। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि वे सर्वनाश के उपचार के लिए समय खरीदना चाहते हैं? जब मानव ने अपना अनुमान कहा, डियाब्लो कहने से पहले एक पल के लिए रुक गया। ऐसा सोचना आम बात होगी, लेकिन हमारे विरोधियों के मूल्यों और सोचने के तरीकों का एक बिल्कुल अलग सेट है। मानव ने सिर हिलाया। यद्यपि मूल्यों और विश्वासों में प्रजातियों के बीच अंतर था, नश्वर और देवताओं के बीच अंतर विशेष रूप से बड़ा था।
इसलिए उनके लिए देवताओं की चालों और उद्देश्यों का अनुमान लगाना कठिन था, क्योंकि वे उनके दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते थे। इसलिए आप श्रेया से बात करना चाहेंगे। ये सही है। ये एक ऐसा निर्णय था जो मानव ने शुरू में सोचा था, उससे अधिक सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद किया गया था। मानव ने डियाब्लो को एक नई रोशनी में देखा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि वे श्रेया की मदद लेने के लिए हड़बड़ी में थे। यहाँ तक कि अगर उन्हें उसकी मदद नहीं मिली तो यह अच्छा होगा कि वे कम से कम देवताओं की वर्तमान स्थिति को समझ सके, ताकि वे जान सके कि कैसे आगे बढ़ना है। बेशक, इससे जोखिम कम नहीं हुआ। फिर मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। मानव ने मीरा के शब्दों पर बस सिर हिलाया। आपका स्वागत है। मीरा की मौजूदगी जोखिम को कुछ गुना कम कर देगी और साथ ही टीमों की स्थिरता भी बढ़ाएगी। मीरा और अमृता सामने खड़े होंगे, जबकि मानव और डियाब्लो पीछे से सपोर्ट करेंगे। इस शक्ति की मात्रा के साथ, उनके लिए इतनी शक्तिशाली टीम के साथ देवता को हराना मुश्किल नहीं होगा। डियाब्लो ने फिर थोड़े दिलचस्पी भरे लहजे में बात की। मैं हैरान हूँ। आप, मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के सबसे समावेशी सदस्य, कहीं जाने को तैयार हैं? मैं मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का सदस्य नहीं हूँ, मीरा ने सूंघा। और मुझे दिलचस्पी है श्रेया में। नहीं। मीरा मुस्कुराहट देने से पहले मानव की ओर देखने लगी। उत्तरी देश एक ऐसी जगह थी जहां सर्दी कभी खत्म नहीं होती थी। मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन रोब को याद कर सकता था, जो कि पिछली लड़ाई में खराब हो गया था। रोब हल्के होने के साथ साथ असाधारण रक्षा और जादू प्रतिरोध के साथ जादुई उपकरण का एक उत्कृष्ट टुकड़ा था। बागे ने भी गर्मी प्रदान की, जिससे ये पहनने वाले के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट हो गया। अब वह केवल इतना ही कर सकता था कि अपने शरीर को आगमाने से ढांकते हुए उसके पास सबसे मोटे कपड़े थे। हालांकि यह सबसे प्रभावी नहीं था, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अमृता और मीरा में ठंड के प्रति थोड़ा प्रतिरोध था, शायद इस तथ्य के कारण कि वे शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। मरे हुए का उल्लेख नहीं, डियाब्लो। यह निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं है जहां लोग रह सकें। CH-250 बर्फीला तूफान। अमृता और मीरा में ठंड के प्रति थोड़ा प्रतिरोध था, शायद इस तथ्य के कारण कि वे शक्तिशाली मार्शल कलाकार थी। मरे हुए जॉम्बी का उल्लेख नहीं किया। यह निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं है जहां लोग रह सकें। मानव की बड़बड़ाहट पर अमृता हंस पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है, यहां तक कि उत्तरी देश के लिए भी। दक्षिणी क्षेत्रों में इतनी ठंड नहीं है। जैसा कि उसने कहा, अमृता की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, डियाब्लो बोला, हमें जल्दी करना है, हमारे पास बातें करने का समय नहीं है। अमृता की ओर मुड़ने से पहले मानव ने सिर हिलाया। अमृता, मेरे पीछे आओ। उनके हर कदम के साथ वह बर्फ में धंस जाते थे। वह बार बार कदम आगे बढ़ाते वह उनकी सहन शक्ति को खो रहे थे। प्रचंड बर्फीला तूफान किसी की भी दिशा की भावना को पनगु बनाने के लिए पर्याप्त था, और तेज आवाजों ने उनके लिए एक दूसरे को सुनना असंभव बना दिया, भले ही वे चिल्लाए। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि अमृता धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मानव ने कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया। हालांकि कुछ घंटे बीत जाने के बाद वह थोड़ा अधीर हुए बिना नहीं रह सका। आपको कुछ पता है कि आप कहां जा रहे हैं, है ना? क्या आप रानी को देख रहे हैं? आहें भरने से पहले अमृता ने मानव को देखा। यह एक बेहद ठंडी जगह है कि यहां तक कि सबसे मोटी फर वाले आइस ट्रॉल्स भी इसे पार करने के लिए अनिच्छुक होंगे। यह एक ध्रुवीय क्षेत्र है, फिर भी यह एक ऐसी जगह है जहां कभी न खत्म होने वाला बर्फीला तूफान है। मैंने वास्तव में कभी भी कारण के बारे में गहराई से नहीं सोचा, लेकिन क्या वास्तव में यहाँ श्रेया एक डेमीगॉड है? तो वह बर्फीला तूफान को प्रभावित करने वाली हो सकती है। अमृता ने सिर हिलाया। और हम वर्तमान में उस जगह पर जा रहे हैं जहां बर्फीला तूफान सबसे ठंडा और भयंकर है। यह सही है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि श्रेया बर्फानी तूफान के केंद्र में होगी। डियाब्लो भी इससे सहमत था। दूसरी ओर, मानव अभी भी थोड़ा सा शंकित था। क्या उसे ढूंढना वाकई इतना आसान होगा? वे केवल कदम दर कदम आगे बढ़ सकते थे। इतने भारी बर्फीले तूफान के साथ उनके लिए तेजी से खोज करने के लिए फ्लाइट स्पेल का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। यह असंभव नहीं था, लेकिन उनके शरीर के तापमान को बनाए रखने और उड़ान के दौरान स्पष्ट रूप से देखने की उनकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
और वे श्रेया से मिलने तक अपनी चरम स्थिति को यथासंभव सर्वोत्तम बनाए रखना चाहते थे। आखिरकार उन्हें यकीन नहीं था कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। फिर भी शारीरिक थकान काफी है। यदि मानव ने अपने खाली समय में वॉरियर किंग कबीर की फीस्ट को में प्रशिक्षित नहीं किया था, तो वह लगभग निश्चित था कि उसका शरीर कठोर हुआ हो गया था। वे एक दूसरे के साथ संवाद करने में ऊर्जा बर्बाद करने की परवाह किए बिना कुछ और घंटों तक चले। तभी डियाब्लो अचानक रुक गया। मानव की आंखें टिमटिमा उठीं, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमृता और मीरा को देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन वे सभी उस भारी दैवीय शक्ति को महसूस कर सकते थे जिसने उस क्षेत्र को भर दिया था। अपने गार्ड को कम मत करो। जब वे एक बार फिर से चलने लगे तो सभी ने डियाब्लो की बातों पर सिर हिलाया। लगभग 5 मिनट बाद आखिरकार वे श्रेया को देखने में कामयाब रहे। वह सफेद बालों वाली एक जवान लड़की की तरह लग रही थी जो आसमान की ओर देख रही थी। वे उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सकते थे क्योंकि उसकी पीठ उनकी ओर थी, लेकिन उनके लिए उससे बात करना अभी भी मुश्किल था। मानव की पार्टी के संपर्क में आते ही श्रेया इसलिए हिल नहीं रही थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उन्हें महसूस नहीं किया था। जैसे ही वे कुछ कहने को तैयार हुए, श्रेया ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति इतनी ठंडी थी कि यह उनके चारों ओर चल रहे बर्फीले तूफान पर पूरी तरह से हावी हो गई। तुम लोग क्या चाहते हो? श्रेया, हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं। दूर जाओ। जिस क्षण उसने ये शब्द कहे, उनके चारों ओर बर्फीला तूफान कई बार तेज हो गया। मानव ने एक बाधा डाली और सफेद बर्फ ओलों की तरह बाधा से टकराई। यह अच्छा नहीं है। वे सद्भावना का एक कतरा भी महसूस नहीं कर सकते थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह गुस्से में थी। श्रेया की पैनी निगाहें डियाब्लो की ओर मुड़ गईं। अब मुझे याद है, तुम वही निर्मल बाबा हो जिससे मैं पहले मिला था। सही। क्या तुमने सोचा कि उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं कमजोर था? आलिया की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने एक बुरा समय चुना था। वह बात करने के मूड में नहीं लग रही थी। उनके पास समय नहीं था। मानव ने अपने दांत पीस लिए। श्रेया, मैं विजेंद्र की इच्छा के कारण आपके पास आया हूँ। बर्फीला तूफान उस पर रुक गया। नहीं, सटीक होने के लिए यह ऐसा था जैसे एक झिल्ली ने श्रेया और मानव के समूह को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। मानव ने जल्दी जारी रखा। मरने से पहले विजेंद्र ने कहा कि अगर इस दुनिया में कोई देवता है जो मेरी मदद करेंगे तो ये शब्द कठोर और ठंडे थे, जैसे बर्फ का टुकड़ा चबाना। श्रेया के शब्दों में अमृता, मीरा और डियाब्लो ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उनकी आभा विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। मैं आपकी मदद करूं। मरने के कगार पर होने पर भी उस आदमी ने जो चाहा वह किया। पहली बात तो यह है कि मुझे देवताओं और ग्रुप में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। देवताओं का अस्तित्व, देवता का आदेश, हाँ, भाड़ में जाओ। भगवान के लिए घोर उपेक्षा ने पहले ही दिखा दिया कि श्रेया अन्य देवताओं से बहुत अलग थी। फिर भी मानव की सतर्क अभिव्यक्ति जरा भी शांत नहीं हुई। हो सकता है कि श्रेया देवताओं की ज्यादा परवाह न करता हो, लेकिन उनके लिए भी ऐसा ही था। ठंडी हवा उसके हाथों के चारों ओर घूम गई। और तुम मेरी मदद चाहते हो? जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप मेरी मदद के काबिल हैं। श्रेया की जमी हुई आंखें मानव की ओर मुड़ गईं। विशेष रूप से आप, मानव जादूगर। मैंने सुना है कि विजेंद्र के विश्वासघात में आपकी भूमिका थी। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे दिखाएं कि आपने वास्तव में विजेंद्र को भी कैसे प्रभावित किया। मानव के दिमाग में अतीत की एक याद आ गई। यह वह समय था जब उन्होंने अनंत को वश में करने की कोशिश की। उन्होंने लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होने से पहले वे ज्यादा नुकसान भी नहीं कर पाए। यह तब था जब उन्होंने महसूस किया कि देवता सभी एक जैसे नहीं थे, कि वे स्तरों में विभाजित थे, और जिन प्राणियों को सकल ने सर्वनाश का उपनाम दिया था, वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। अभी श्रेया को देखना ही उसकी रीढ़ को कंपकंपा देने के लिए काफी था। ये सिर्फ ठंड नहीं थी। मानव निश्चित था, उनके सामने यह महिला कम से कम सर्वनाश के बराबर थी। वह विजेंद्र से ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इससे स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई।
पहले स्थान पर, यदि वह तुलना के लिए लक्ष्य के रूप में विजेंद्र का उपयोग करता, तो भगवान के अलावा अन्य सभी देवता कमजोर दिखाई देते। वह वास्तव में देवताओं में नंबर 2 थी, जो अन्य 4 सर्वनाशों को अपने दम पर हराने में सक्षम थी। मानव ने चारों ओर देखा। एक जादुई योद्धा, एक शूरवीर और 2 जादूगर। अगर कोई वैम्पायर उनके साथ आती, तो वे 3500 साल पहले की उनकी टीम के समान ही होते। जब उसने ऐसा सोचा, तो मानव को थोड़ी निराशा हुई कि सौम्या वहां नहीं थी। यदि वह उनके साथ होती, तो उनके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली रणनीतियों की सीमा का बहुत विस्तार होता। चुड़ैलों की बहुमुखी प्रतिभा निश्चित रूप से 5 नौकरियों में शीर्ष श्रेणी की थी। तब उसके मन में यह आया कि वह इस लड़ाई का उपयोग अतीत में अपनी असफलता की भरपाई के लिए कर सकता है। मानव ने डियाब्लो की ओर रुख किया। मैं कार्यभार संभालूंगा। उन शब्दों ने डियाब्लो को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। मैं 9 स्टार जादूगर हूं। मुझे पता है। क्या आप कह रहे हैं कि आपके पास 9 स्टार जादूगर की तुलना में युद्ध के मैदान का बेहतर परिप्रेक्ष्य होगा? अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो मैं इसे नहीं लाता। मुझे आश्चर्य है कि यह आत्मविश्वास कहां से आता है, क्योंकि यह सच है। डियाब्लो एक पल के लिए चुप हो गया। पहली नजर में ऐसा लगा कि वह शर्मिंदा है, लेकिन वह थोड़ा गुस्से में भी था। अगर मुझे लगता है कि आपके आदेश हैं, मैं आपको तुरंत आदेश दूंगा। फिर आगे बढ़ें, मानव सिन्हा। श्रेया की ओर मुड़ने से पहले मानव ने सिर हिलाया। इलाका हमारे अनुकूल नहीं है। श्रेया के पास शायद बर्फ की ताकत थी। वह निश्चित नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वह अपनी इच्छा से बर्फीले तूफान में हेरफेर करने में सक्षम थी। यह बहुत ही पेचीदा क्षमता थी। ठंड ने शरीर को कठोर कर दिया और इसकी क्षमताओं को कम कर दिया, जो जादूगरों और शूरवीरों के लिए घातक साबित हो सकता था। मीरा, अमृता, कृपया श्रेया पर दबाव बनाए रखें। यह स्थान अच्छा नहीं है। मीरा ने धीमी आवाज में शिकायत की। यह समझ में आता था क्योंकि उसका छोटा शरीर बर्फ में लगभग आधा दबा हुआ था। मैं तुम्हें फायर मैजिक से मंत्रमुग्ध कर दूंगी। मीरा और अमृता के शरीर फायर मैजिक से ढके हुए थे। एक उत्कृष्ट प्रभाव की उम्मीद करना कठिन था, लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर था। अचानक मीरा और अमृता एक साथ गायब हो गई। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि नंगी आंखों से उनका पीछा करना लगभग असंभव था, लेकिन श्रेया के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। दर्जनों छोटी छोटी झड़पें एक पल में हुईं, जिसकी आवाज ज्यादातर बर्फीले तूफान से ढकी हुई थी। फिर भी श्रेया अपने स्थान से नहीं हिली। ये लगभग ऐसा था जैसे वह उनकी प्रगति को रोकने के लिए जमीन में फंसा आइस स्पीयर हो। क्या ये बर्फ की शक्ति है? अमृता अवाक रह गई। उसका ब्लेड, जो स्टील को कागज की तरह काट सकता था, बर्फ के एक टुकड़े से अवरुद्ध हो रहा था। यह कहना झूठ होगा कि इस तथ्य से उसका गौरव आहत नहीं हुआ था। मानव की मुट्ठी भी बर्फ से बंद हो गई थी, लेकिन चूंकि वह अमृता से ज्यादा मजबूत और अधिक अनुभवी था, इसलिए वह इससे उबरने के तरीके के बारे में सोचने में सक्षम था। मुट्ठी में अपना अंगूठा डालने से पहले उसने अपनी मुट्ठी को नीचे देखा, और फिर बर्फ को देखा। फिर उसने फिर कोशिश की। उसकी फैली हुई मुट्ठी ने बर्फ के टुकड़े को कांच की तरह तोड़ दिया, जिससे हर जगह बर्फ के टुकड़े उड़ गए। श्रेया की आंखें थोड़ी फैल गईं। कितनी पैनी निगाह है। वह बर्फ की प्रकृति को तुरंत समझने में सफल रही। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उसका शरीर इतना मजबूत था कि कमजोरी को पकड़ लेने के तुरंत बाद उसे निशाना बना सकता था। यह मानव वॉरियर किंग कबीर बनने से केवल एक कदम दूर है। लेकिन केवल इतना ही सब कुछ नहीं था।